क्योंकि आपको अगर कंपनी का बिजनेस का मॉडल को समझना है तो आपको वायरिंग हार्नेस को समझना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इमेज लाया। कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है और नए नए प्रोजेक्ट लगा। अगर ये 16% के पैड के हिसाब से ग्रो करता है और कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम नहीं आया और सारा कुछ सब कुछ सही रहा, टारगेट प्राइस रहेगा 65 रहेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं आज़म उर्फ़ी। आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और उसके पीछे उसका रीज़न है उसका बिजनेस मॉडल प्लस उस सेक्टर का डिमांड। क्योंकि उस सेक्टर में इतना डिमांड है कि उसे किसी न किसी सूरत हाल में उसका ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसे सेक्टर के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में उस शेयर के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करूंगा और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूंगा। प्लस साथ में आपको बताऊंगा कि क्यों ये शेयर इतना आगे जा सकता है, प्लस टारगेट भी बताऊंगा उस शेयर का 2026 तक, प्लस उसका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो किस तरह है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ज़रा भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि आखिर ये सेक्टर में इस शेयर का इतना डिमांड क्यों हो सकता है और क्यों इतना आगे बढ़ सकता है और क्यों ये बड़ा रिटर्न दे सकता है। तो उसके पीछे मेनली 2 रीज़न है। एक है इन्वायरमेंट फ्रेंडली और दूसरा कि ग्लोबल स्टेट पे इस सेक्टर का डिमांड बढ़ चुका है, क्योंकि हर कंट्री चाह रहा है कि उसका जो सिटीज़ हो वो पॉल्यूटेड फ्री हो। मैं बात कर रहा हूँ ईवी सेक्टर का। ये ईवी सेक्टर का एक शेयर है जिसमें खुद एक बड़ा प्लेयर है जो मेजर ब्रांड को ये सर्विस सप्लाई करता है। तो दोस्तों क्यों ये इतना बड़ा शेयर आगे जाके बन सकता है। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबली तौर पर जो पूरा दुनिया को जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सप्लाई कर रहा है उसमें 5 बड़े कंट्री हैं, जिसमें सबसे पहला कंट्री जो है वो है जर्मनी, उसके बाद है मेनलैंड चाइना, उसके बाद बेल्जियम, उसके बाद साउथ कोरिया, देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 ऐसे कंट्री है जो सिर्फ पूरी दुनिया को 78% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सप्लाई कर रहे हैं। ये 2023 का डेटा मैं बता रहा हूँ। और इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर इतना पॉल्यूशन था तो उस पॉल्यूशन को दूर करने के लिए उसने क्या किया, अपने 30% जो फ्यूल कंजम्पशन से जो गाड़ियाँ चलती थी उसको रिप्लेस कराकर ईवी में कन्वर्ट कर दिया। आप किसी भी ब्लॉग में देखते होंगे, जब किसी ब्लॉग में देखते होंगे चाइना के अंदर आपको मेनली रोड पे मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, चाहे 3 व्हील व्हीकल्स हो या फिर 4 व्हील व्हीकल्स हो, हर किस्म की गाड़ियाँ आपको ईवी वाली नज़र आती होगी। तो इस चाइना ने किस तरह अपने पॉल्यूशन को दूर किया। आज हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो मेजर सिटी है, इसमें सबसे कैपिटल सिटी जो है दिल्ली, वो कितना पॉल्यूटेड है। तो इंडिया ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं ईवी व्हीकल्स को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि पॉल्यूशन भी दूर हो और प्लस ये एक तीर से 2 शिकार है। यानी कि पॉल्यूशन तो दूर होगा ही होगा, प्लस पॉल्यूशन दूर करने के चक्कर में ईवी का डिमांड भी बढ़ेगा। तो दोस्तों चाइना ने क्या किया, पहले अपने पॉल्यूशन को दूर करने के लिए अपने एनर्जी, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह इंडिया ने भी क्या किया, ईवी पॉलिसी लाई और क्या किया कि जो भी इंडिया में ईवी सेक्टर को ग्रो करेगा उसकी कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत कम कर दी जाएगी, यानी कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन किया जाएगा। और भी दूसरी किस्म की सुविधा दी गई है ताकि हमारे इंडिया में ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका ग्रो हो सके और पोल्यूशन भी कम हो सके। तो मैं आज जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस शेयर का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो कंपनी जो जुलाई 2020 में बना था, तो ये इसकी जो मदर कंपनी है जिसका नाम था, अभी भी वो कंपनी मौजूद है, सामवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो उससे एक कंपनी निकाली गई जिसका नाम रखा गया मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। प्लस इसमें एक और कंपनी है जो पूरी जापान की 100% सब्सिडरी है, वो कंपनी का नाम है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड। ये जापान की पूरी होल सब्सिडायरी कंपनी है 100%। ये 2 कंपनी मिलकर ये कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड बना है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बिजनेस मॉडल, और ये बिजनेस मॉडल ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्टर में जो है यानी कि ईवी सेक्टर में क्यों एक बड़ा बदलाव कर सकता है। क्योंकि जो मेजर चीज़ होता है यानी कि ईवी में, यानी कि उसको बोलते हैं वायरिंग हार्नेस। तो पूरा वायरिंग हार्नेस जो सिस्टम है वो सिस्टम कौन देता है, ये कंपनी देता है, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो ये बेसिकली क्या करता है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, ये पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 और 3 व्हीलर्स, फार्म इक्विपमेंट और रोड व्हीकल्स, ये सारे किस्म के व्हीकल्स में ये क्या करता है, वायरिंग हार्नेस करता है। और किसके जरिए करता है, 3D कंप्यूटर एडेड डिजाइन के जरिए। इसके अलावा वो क्या करता है, उसमें 3D प्रिंटिंग करता है, प्रोटोटाइपिंग करता है, वर्चुअल एंड फिजिकल वैलिडेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन का सपोर्ट देता है।
तो दोस्तों वायरिंग हार्नेस क्या है, क्योंकि आपको अगर इस कंपनी का बिजनेस का मॉडल को समझना है तो आपको वायरिंग हार्नेस को समझना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक इमेज लाया है, आप देख सकते हैं कार। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि चारों तरफ इस कार में पूरा वायरिंग किया हुआ है। बेसिकली ये वायरिंग क्या करता है, ये वायरिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इसके इंजन तक पहुँचाता है, इसके लाइट तक पहुँचाता है, और इसके सेंसर तक पहुँचाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स तक पहुँचाता है, और उसको बैटरी तक पहुँचाता है। यानी कि सारा ये एक तरह का नर्वस सिस्टम है। जैसे हमारे बॉडी में जो पूरा नर्व है, तो ये नर्व क्या करते हैं, ब्रेन में सिग्नल देते हैं, और ये ब्रेन हमारे हार्ट में सिग्नल देता है नर्व के जरिए, फिर ब्लड फ्लो होता है, फिर हमारा बॉडी सांस लेते हैं और चलते हैं। तो ये इस तरह ये वायरिंग हार्नेस काम करता है। यानी कि अगर ये वायरिंग हार्नेस इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या और भी दूसरे व्हीकल जो अभी जो चल रहा है उसमें अगर ये ना हो तो ये कार क्या है, डेड। इसका जो 58% जो इसका जो रेवेन्यू आता है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है। किससे आता है, पैसेंजर व्हीकल से 58%, 12% कमर्शियल व्हीकल से, और टू व्हीलर से 14%, और 10% आता है किससे, एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट। यानी एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट कोई बनाता है उसमें भी वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड करता है, प्लस अदर 6%। तो दोस्तों ये इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू था। इसके अलावा ये इंडिया में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसका बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक जो रिपोर्ट निकाला है वो भी इसके एक कंपनी से ही निकाला है। तो अभी कंपनी ने ये जो मार्च ये जो रिपोर्ट मैंने निकाला है ये आपका 23-24 का है, वहाँ से निकाला है। तो इसमें बता रहे हैं कुछ 2 नया प्लांट भी उन्होंने नोएडा में लगाया है। इसके अलावा इंडिया के तकरीबन सारे स्टेट में देख सकते हैं, नासिक, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, यानी पूरे अक्रॉस इंडिया में इसके 26 वायरिंग हार्नेस प्लांट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये कंपनी बनने वाली है, क्योंकि ईवी का जो डिमांड है वो फ्यूचर में होना ही होना है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि गवर्नमेंट को इसका ईवी को लाना ही पड़ेगा। तो आप देख भी रहे होंगे कि रास्ते में कितनी ईवी की गाड़ियाँ चलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये इसका जो जोग्राफिकल प्लांट कहाँ कहाँ है इंडिया में है ये मैंने बताया। उसके अलावा मैं इसके मेजर जो ब्रांड है वो किस किस गाड़ी में ये वायरिंग हार्नेस देता है, तो वहाँ पर भी मैंने एनुअल रिपोर्ट से मैंने ये निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी का ये जो मैक्सिमम गाड़ी है, स्विफ्ट, वैगन आर, ब्रेजा, बेलेनो, निक्सन टाटा का है, हुंडई, क्रेटा, मारुति का डिज़ायर, मारुति इको, यानी कि ये सब मॉडल में ये करता वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड करता है। और तकरीबन हर 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें ये 2 में ये वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड कर रहा है। यानी टोटल जो अभी टॉप सेलिंग 12 मॉडल है जो व्हीकल्स इंडिया में, उसमें 10 में ये वायरिंग हार्नेस प्रोवाइड कर रहा है, समझ सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा एक क्वालिटिव एनालिसिस था। अब चलते थोड़ा इसका रेवेन्यू को देख लेते हैं कि क्या रेवेन्यू वाकई में इसका ग्रो हो रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल कंपनी का जो 2 क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया उसमें कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एबिटा और पैट डाउन हुआ है। वो डाउन किया उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये डाउन होने की वजह से अपना शेयर को बेच के निकल चुके हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी नहीं है। अगर वाकई में आपको पैसा कमाना है तो आपको इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए बनना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का प्लेयर है। क्योंकि कंपनी अभी नए नए प्लांट लगा रहा है, और मैं बताऊंगा आपको कि क्वार्टर में जो रिजल्ट ख़राब आया उसके पीछे रीज़न क्या है, खुद इसके रिपोर्ट से ही बताऊँगा मैं। तो पहले देख लेते हैं इसका जो पिछले 4 साल का मैं इसका रेवेन्यू मैंने निकाला है, और मैंने देखा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्लस CAGR भी मैंने इसका देखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं बहुत कुछ में बताने वाला हूँ और आपको बताऊँगा इसका टारगेट प्राइस 2026 तक, पूरे इसके CAGR के बेस पे भी मैंने निकाला है उसका। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और स्किप ना करें। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो 2021 था वो 4162, 2022 में 5659, 2023 में 7068, 2024 में 8328। ये जो 2021 का जो रेवेन्यू था 4162 वो पूरा मंथ का नहीं था, क्योंकि जुलाई 2020 में शुरू हुआ था ये कंपनी। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है 2022 में वो 36% है, क्योंकि ये पूरा मंथ का नहीं था इसीलिए। अब इसके बाद देख सकते हैं ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 25% हो गया 2023 में, और 2024 में रेवेन्यू का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 18%। इसी तरह EBITDA आप देख सकते हैं 476, 760, 798, 1113 करोड़। इसकी जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं 60% इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये 6 महीने का जो डेटा था 2021 में, तो यहाँ 60%, 2023 में 5% एंड 2024 में 27%। EBITDA का ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी यहाँ पर देख सकते हैं
18% का ग्रोथ 2022 में, 2023 में 4% एंड 2024 में 30%। अब सीधा यहाँ पर पैट पे आते हैं। पैट का कितना है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर? हम 2023 से 2024 का बात करते हैं, क्योंकि 2022 में जो पूरा डेटा 21 में नहीं था, इसलिए 2023-24 का ही हम बात कर लेते हैं। लेकिन डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं 18% एंड 31%। अगर CAGR देखते हैं 3 साल का लगातार 2022 से लेकर 2024 तक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, तो रेवेन्यू का 14%, EBITDA का 10%, PBT का 11% एंड पैट का 16%। यानी 3 साल का एवरेज ग्रोथ इसका है। रेवेन्यू का 14%, EBITDA का 10%, PBT का 11% एंड पैट का 16%। अब यहाँ पर ये बात करते हैं लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट कि आखिर इसका रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन इसका पैट और PBT और EBITDA क्यों डाउन हुआ? क्योंकि इसका समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जस्ट ऊपर से देखें कि इसका पैट डाउन हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डाउन हो गया, चलो अब शेयर को बेचते हैं, कंपनी खराब शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये ग्रो हुआ है, तो वो किस तरह ग्रो हुआ है चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका डाउन क्यों हुआ है उसका पैट, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का ही रिपोर्ट है, मैंने कंपनी का ही रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे लाया है सामने, आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने की हाईलाइट्स को, कंपनी का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वहीं से मैंने निकाला है। यहाँ पे क्या कह रहा है परफॉर्मेंस हाईलाइट्स में कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 9% आउटपेसिंग द इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ बाई 6% ऑन ईयर बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल प्रोडक्ट एंड कंटेंट मिक्स। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी का कुल रेवेन्यू 9% से बढ़ा है, जो इंडस्ट्री के वॉल्यूम ग्रोथ से 6% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। यह ग्रोथ इस वजह से हुई है क्योंकि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट मिक्स यानी माल चुकाव और कंटेंट जो चीज़ें ऑफर की जा रही थी को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है, जो उनके बिजनेस के लिए लाभदायक रहा। तो चलिए हम इतना नहीं पढ़ते हैं, चलिए हम इसको बस की हाइलाइट्स को देखते हैं, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट को। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, प्लीज़ वीडियो को जरूर पूरा देखें। मैं पूरा इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करने जा रहा हूँ, प्लस इसका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी चेक करूँगा, प्लस इसका जो 2026 का जो इसका टारगेट रहेगा वो भी मैं बताऊँगा इसका CAGR के बेसिस पे। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है इसका देख सकते हैं 2300 करोड़ हुआ है Q3 25 में। अगर ये एस ग्रीनफील्ड जो एक नया प्रोजेक्ट है इस कंपनी का, अगर ये एस ग्रीनफील्ड नहीं रहेगा तो कितना होता 2220 करोड़। यानी कि एक्स ग्रीनफील्ड के हटाकर इसका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रो कितना हुआ है 5%। यानी पिछले साल क्वार्टर के इस साल के क्वार्टर से 5% ग्रो हुआ है। EBITDA कितना हुआ है 6.1%। कितना EBITDA 278, पैट 140, अभी कितना 172, 2.4% एक्स ग्रीनफील्ड के हटाकर। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि क्यों डाउन हुआ है। तो ABC का रिपोर्ट से हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी ने ये रिपोर्ट दिखाया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर Q3 24 में 2115, लेकिन इस बार कितना हुआ है 2300। ये क्यों हुआ है? क्योंकि नया जो ग्रीनफील्ड का जो इसने प्रोजेक्ट लगाया है उसकी वजह से 80 करोड़ रुपया इसमें बढ़ा है, जिसकी वजह से 2300 करोड़ रेवेन्यू इसका बढ़ा है। अगर ये 80 करोड़ नहीं रहता, ये ग्रीनफील्ड नहीं लगाया जाता तो कितना होता 2220 करोड़ रुपये। और EBITDA कितना हुआ था Q3 फाइनेंशियल 24 में 262, और अभी कितना हुआ है 238। क्यों हुआ है? अगर ये नहीं रहता तो कितना होता 278, जैसे मैंने आपको पिछले पेज से बताया कि इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्योंकि इसका कॉस्ट शामिल है इसमें 40 करोड़ का नया प्रोजेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से इसका डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ 40 करोड़, जिसकी वजह से EBITDA कितना हो गया 238। इसी तरह PBT भी देख सकते हैं कि अगर ये पिछले साल क्वार्टर में Q3 में जिसका जो PBT था 219 करोड़ था, लेकिन यही अगर ग्रीनफील्ड के प्रोजेक्ट की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ा है, जिसकी वजह से इसका कितना हो गया Q3 में PBT 185। अगर ये नहीं रहता तो कितना होता 228। इसी तरह पैड भी देख लें 168 था, अभी हो गया कितना 140। क्यों डाउन हुआ है 32 करोड़ नया प्रोजेक्ट की वजह से इसमें कॉस्ट बढ़ा है। तो दोस्तों कंपनी अभी ग्रोथ फेज़ में है और नए नए प्रोजेक्ट लगा रहा है, इसीलिए ये खर्च हो रहा है। ओवरऑल कंपनी का अगर ये जो नया प्रोजेक्ट आया है इस प्रोजेक्ट को हटा दिया जाए तो कंपनी अभी भी ग्रोथ में है। और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से लगाया गया है, किसके लिए लगाया गया? मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा मोटर्स के लिए। यानी 3 कंपनी को ओवरऑल सारे सर्विस प्रोवाइड करेंगे वायरिंग हार्नेस का। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कितना डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो ये तो हो गया क्वार्टर का रिजल्ट। कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो देखना इसलिए ज़रूरी है, पैसा तो हर कंपनी बुक कर रहा है, क्योंकि जो एंट्रीज तो होता है बुक्स में
वो होता है एक्रूवल बेसिस पे, यानी कि माल बिका और प्रॉफिट बुक। लेकिन एक्चुअल में पैसा आया कि नहीं आया उसको कैश फ्लो से दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 22-23 में जो कैश फ्लो जो इसका था वो था 223.6 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, और अभी 791 करोड़ 791 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसी को हम लोग कैश फ्लो में देखते हैं। कितना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 845 करोड़। पैसा कितना आया, 791, ऑलमोस्ट 800 करोड़। ओवरऑल 80%, 70-80% से ज़्यादा ही है। इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं उसका 80 से 85% के पैसा सेम ईयर में आ जाता है, बाकी फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो इससे कैश फ्लो भी सही है। तो यहाँ तक मैंने आपको रेवेन्यू दिखाया, इसका पैड दिखाया और उसका CAGR के हिसाब से कितना % ग्रो हुआ है वो दिखाया है। अब चलिए इसका फाइनेंशियल हेल्थ देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ भी देखना जरूरी है कंपनी का, कि कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ग्रो कर रहा है, तो इसका जो भी कंपनी का जो हेल्थ है, बैलेंस शीट है, उसमें डेट कितना है, उसका एसेट ज़्यादा है कि नहीं लायबिलिटी से, ये सारा भी हम देखना जरूरी है ताकि उसका फाइनेंशियल हेल्थ पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़ को कंपैरिजन किया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो शॉर्ट टर्म 2023 में जो एसेट था वो था 2137 करोड़ और 2023-24 में 2377 करोड़, जबकि लायबिलिटीज़ 1288 करोड़ 22-23 में और 23-24 में 1227 करोड़। इसी तरह लॉन्ग टर्म एसेट्स 22-23 761, 23-24 782, लायबिलिटीज 279 एंड 22-23 में एंड 23-24 में 235। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म एसेट वर्सेस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ एक्सेस है कितना 1150 करोड़। तो दम मजबूत इसका फाइनेंशियल हेल्थ है, प्लस शॉर्ट टर्म एसेट भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से एक्सेस है 2142। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सारा लायबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद भी इतना पैसा मेरा बच सकता है आराम से। तो कंपनी का अगर लिक्विडेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए अब डेट एनालिसिस देख लेते हैं कि कंपनी के पास डेट क्या है। जैसे मैंने एक वीडियो अभी जस्ट मैंने बनाया है, उसको अपलोड भी करूँगा, कि वॉरेन बफेट का जो कोर प्रिंसिपल आइडियाज़ है उसमें एक आइडियाज़ है कि किसी भी कंपनी का अंदर आप इन्वेस्ट करें तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना हो, 0.5 या उससे कम हो। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का एकदम सिंपल 22-23 में 0.28 था और 23-24 में 0.15, यानी ओवरऑल 45% इसका इंप्रूवमेंट हुआ है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो में। यानी कि डेट जो था, इसमें डेट कंपनी का मैंने एनुअल रिपोर्ट से निकाला है, तो डेट जो था टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस लीज लायबिलिटीज तीनों मिला के 372.60 करोड़ का इसका डेट था। और इसका जो इक्विटी की जो वैल्यू थी 1330.50 करोड़। तो इससे डेट इक्विटी से मैंने निकाला था 0.28, अगर 23-24 में दिखाएं तो 0.15। तो 23-24 में जो कंपनी का डेट था वो 259.10 करोड़, यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी 23-24 में आप देख सकते हैं 259 करोड़ का डेट है तो उसके पास 167। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इंप्रूवमेंट इसका हुआ है इसका डेट का घटाने में, और कितना अच्छा पोजीशन है कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ। चलिए लिक्विडिटी देख लेते हैं। लिक्विडिटी देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम 12 मंथ में कंपनी जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल जो चला रहा है वो किस तरह चला रहा है। तो करंट रेशियो अभी कितना कंपनी का है 1.66, यानी कि हर 1 रुपये का लायबिलिटी के लिए जो करंट लायबिलिटीज़ है उसके लिए कंपनी के पास 1 रुपया 66 पैसा का कैश है, या फिर समझ ले पैसा है। तो लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी का, और ये इम्प्रूव हुआ है 2023 से, क्योंकि 2023 में 1.66 था और 2024 में 1.94 है। क्यूक रेशियो कितना था 0.72 और अभी कितना हो गया 1.01। तो क्यूक रेशियो भी अच्छा है। क्यूक रेशियो को समझ लेते हैं थोड़ा सा आप, क्योंकि मैं जब डिटेल कर रहा हूँ तो उसको डिटेल भी आप देख ही लेते हैं। अगर एक क्यूक रेशियो 1 से कम हो तो किसका मतलब क्या होता है, द कंपनी में फेस लिक्विडिटी इशू सिंस इट डजंट हैव enough liquid asset to pay off its current liabilities. It depends on how quickly it can collect receivables or generate cash from operations. यानी अगर लिक्विड रेशियो 1 से कम हो, क्यूक रेशियो अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब कंपनी को डिपेंड करना होगा किसके ऊपर, रिसीवेबल्स के ऊपर, और कितना जल्दी वो कैश ला सकता है। लेकिन जो कि कंपनी का लिक्विड रेशियो जो क्यूक रेशियो है 1.01 है, जो 0.72 से ज़्यादा है। अगर 1 से ज़्यादा तो इसका मतलब क्या हुआ, द कंपनी हैज़ मोर लिक्विड एसेट देन रिक्वायर्ड टू पे इट करंट लायबिलिटीज, सजेस्ट्स एक्सीलेंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बट माइट इंडिकेट इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स इफ एक्सेस लिक्विडिटी इज नॉट यूटिलाइज इफेक्टिवली। कंपैरिजन कर लेते हैं 2023 का 2024 से यहाँ पे। तो द क्विक रेशियो इम्प्रूव फ्रॉम 0.72 in 2023 to 1.01 in 2024. This indicates better liquidity management likely due to an increase in liquid asset और better control over liabilities. यानी लायबिलिटीज़ को ऊपर बेहतर कंट्रोल करने के बाद ये हमारा लिक्विड एसेट क्या हुआ, बढ़ा है, जिसकी वजह से हमें लिक्विड
जो रेशियो है वो बढ़ा है, क्योंकि रेशियो बढ़ा है। कैश रेशियो 3% एंड 40%। बेसिकली कैश रेशियो जो कंपनी का होता है वो ऑलमोस्ट 1 से कम ही होता है, क्योंकि कंपनी बेसिकली जो बिजनेस चलाता है वो क्रेडिट बेस पे चलाता है, इसलिए कैश रेशियो कम होता है। तो यहाँ पर इस कंपनी का जो कैश रेशियो 1 से कम है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यही बात मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में भी बताया है कि हालांकि इम्प्रूव हुआ है। ये जो कैश रेशियो था 2023 में 2.8% था, जो बढ़कर 13.60% हो गया, लेकिन फिर भी 1 से कम है। लेकिन फिर भी इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैंने कंक्लूजन निकाला है, वाइल द कैश रेशियो इम्प्रूव इट इज़ स्टिल रिलेटिवली लो वाइल इट इज टिपिकल फॉर मोस्ट बिजनेस। द कंपनी शुड फोकस ऑन मैनेजिंग इट्स अदर current asset effectively to ensure liabilities remains stable. It's not alarming unless receivable collection or inventory turnover is unusually slow. यानी कि उसी वक्त प्रॉब्लम हो सकता है जब इसका जो है रिसीवेबल्स कलेक्शन या इन्वेंट्री टर्नओवर वो प्रॉब्लम करे। तो बेसिकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ तो मैंने इसका सारा लिक्विडिटी के ऊपर बात कर लिया, इसका डेट के ऊपर बात कर लिया। अब इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं कि करंट में जिसका जो कंपनी जो है वो कितना महंगा है, क्योंकि ओवरऑल हमको लास्ट में देखना है कि कंपनी कितना महंगा है और कितना सस्ता है। वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग का मतलब यही हुआ कि हम इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से और रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे कि ये शेयर महंगा है या सस्ता है। तो आज ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने सारा एनालिसिस किया था वो 19 फरवरी को किया था। तो 19 फरवरी को जो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो से पहले हम देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी जो था वो 33.78 था, जबकि इसी की दूसरी पेयर्स कंपनी जैसे यूएनओ मिंडा की 51.47 था, इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स का जो था 18.84 था, बॉश लिमिटेड का 39.23 था और अल्ट्रा वायरिंग कनेक्टिविटी सिस्टम लिमिटेड का 44.52 था। अब इसकी एवरेज जो निकालते हैं वो 38.51 और इंडस्ट्री कितनी 37.43। तो इसमें कुछ ऐसी कंपनी है जिसकी पी बहुत कम है, जैसे 18.84 इंडियन निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, और भी बहुत सारी कंपनी है जिसके बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल फिर भी ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये शेयर महंगा है। अब इसकी वैल्यूएशन देखते हैं एज पर मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू के हिसाब से। तो बुक वैल्यू जो इसका अभी है कंपनी का 19 फरवरी 2023 को 3.66, कि मार्केट प्राइस कितना है 49.59। हो सकता है जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3-4 दिन के बाद ये आपका मार्केट प्राइस इसका और घट जाए, तो ये बुक रेशियो क्या है और इसका परसेंटेज और भी घट जाएगा। तो करंटली जो ये अपने बुक वैल्यू के हिसाब से 1255% महंगा है, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो कितना रहा 13.20, जबकि इसकी पेयर्स कंपनी की कितनी है आप देख लीजिए। यहाँ पे यूएनओ मिंडा की प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 9.17, इंडियन निप्पॉन की कितनी है 2.16, बॉश लिमिटेड की कितनी है 6.32, अल्ट्रा वायरिंग है 4.51। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कभी डिमांड की वजह से भी ज़्यादा रहता है, कंपनी का जो डिमांड ज़्यादा है इसकी वजह से क्या है, ये इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन बेसिकली जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 से देखते हैं, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं है। अब इसकी बात करते हैं वैल्यूएशन एज पर DCF एंड रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से। DCF मेथड के हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो 26.72, यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से। रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से कितना है 72.87, इसकी एवरेज कितनी आ रही है 49.80, यानी उस हिसाब से भी ये शेयर क्या है महंगा है। महंगा इसलिए है क्योंकि कंपनी में कह रहा हूँ डिमांड ज़्यादा है। अब चलिए इसका प्रोजेक्शन लगाते हैं ये 2025 में और 2026 में इसका जो रेवेन्यू कितना हो सकता है CAGR के हिसाब से पैट हो सकता है। तो 3 साल का CAGR निकालने के बाद जैसे मैंने निकाला था इससे पहले भी, रेवेन्यू 14% आया था और EBITDA 10% आया था और PBT 11% और पैट 16% आया था। तो 2025 के हिसाब से प्रोजेक्शन में करता हूँ तो 2025 में इसका रेवेन्यू 9473 हो जाएगा। हालांकि 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है, उससे मैं प्लस माइनस करके देख लूँगा, आप भी देखिएगा। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको सेल परचेस का रिकमेंड नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ और मैं खुद भी अभी भी बहुत कुछ एनालाइज करता हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो आप भी प्लीज़ सीखें ये चीज़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 934 एंड पैट 739 हो जाएगा 2025 में। 2026 में इसका रेवेन्यू हो जाएगा 10,770 करोड़ और EBITDA हो जाएगा 1227 करोड़ और PBT 1033 करोड़ और पैट 855 करोड़। अब इसी के बेस पर हम इसका प्रोजेक्शन लगाएंगे कि ये 2 साल में इसका प्राइस कितना जाएगा इस शेयर का। टारगेट फॉर 2 years फॉर टिल 2026 बेस्ड ऑन अबव CAGR एंड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड पैट इफ P रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो को ये फिक्स रहे तो इसका 2026 तक क्या रहेगा। करंट EPS इसका जो 19 फरवरी को जो करंट EPS है वो 1.43 है और CAGR 3 साल का कितना है पैट का 16%। हम कितना निकाल रहे हैं प्राइस 2 साल का, तो प्रोजेक्टेड EPS फॉर ईयर 2026 जो है मैंने कैलकुलेशन करके निकाला है फार्मूला के जरिए, तो 1.92 और करंट PE कितना है 33.78। तो इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे फार्मूला आप जानते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो फार्मूला जो होता है
करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, उसी से मैंने ये कैलकुलेशन करके निकाला है, इसलिए मैंने अर्निंग पर शेयर पहले निकाल लिया था। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था कितना 33.78, और मैंने इसका प्रोजेक्ट किया EPS 2026 तक, किसका ज़रिया CAGR के हिसाब से, कि अगर CAGR इसका जो है 60% पैट रहेगा तो इसका EPS क्या रहेगा 2026 में। तो आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, जो होता फार्मूला होता है वो क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय EPS। तो इसका टारगेट प्राइस क्या होगा 2026 तक 65 रुपया। तो अगर ये 16% के पैट के हिसाब से ग्रो करता है और कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम नहीं आया और सारा कुछ सब कुछ सही रहा, हालांकि मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पशन लगाया है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो फिक्स रहा, यानी कि अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसी लेवल में रहा, बढ़ा नहीं, तो फिर भी इसका जो 2026 तक जो इसका टारगेट प्राइस रहेगा वो 65 रहेगा। अब एक और अनुमान लगाते हैं, चलो हम इसको फॉरवर्ड पी के हिसाब से करते हैं कि अगर पी जिस तरह पैड ग्रोथ हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो भी फिक्स रहेगा, चलो वो भी ग्रो करते हैं 16% के हिसाब से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फॉरवर्ड पी का फॉर्मूला लगाया। तो करंट पी जो है 19 फरवरी 2025 को 33.78, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, और CAGR कितना है 3 साल का 16%, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 साल। फॉरवर्ड पी 2026 को मैंने इसका निकाला है उसी फार्मूला से, यहाँ मैंने आपको दिखाया था ये फॉरवर्ड पी का फार्मूला। तो 45.45 फॉरवर्ड पी इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो अभी जो पी है, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ अभी है, ये पी अभी फिक्स नहीं रहेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर घुसेंगे, तो इसकी वजह से प्राइस क्या होगा, शेयर का बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ पे हो रहा है, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ेगा। तो मैंने अनुमान लगाया कि 26 तक इसका अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो 45.45 होता है, 37 हालांकि इंडस्ट्री का है, 8 में बढ़ा लेते हैं चलो, तो 45.40 होता है, और प्रोजेक्टेड EPS से 2026 1.92, तो इस हिसाब से इसका टारगेट प्राइस 2026 तक कितना रहेगा 87.27। एक और नॉर्मल मेथड है इसको निकालने का, फॉरवर्ड पे यूजिंग हिस्टोरिकल पी ट्रेंड रिग्रेशन अप्रोच, यानी कि पूरा इसका हिस्ट्री में देखें कितना पी रहा। जैसे मैंने कहा 45.45, तो मैंने सही गलत नहीं कहा, आप देख सकते हैं कि 31/5/2022 को जो इसका पी था 49.6 था, 45.45 से ज़्यादा था। तो अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो ये तो शेयर का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा टारगेट प्राइस, तो मैंने 45.45 ही रखा क्योंकि CAGR के हिसाब से। तो इसका हिस्टोरिकल पी देख सकते हैं 49.6, 43.8 2023 में, 2024 में 45.8 था, तो उसी हिसाब से भी शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 78। तो दोस्तों ये मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है और मैंने टारगेट प्राइस भी बताया CAGR के हिसाब से, और ये सब चीज़ें उस वक्त साबित हो जाएंगी जब ये कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मेजर इशू नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का डिमांड है मार्केट का इस सेक्टर में, मुझे लगता है ये शेयर अच्छा खासा बढ़ने वाला है, इसका फाइनेंशियल पोजीशन सही है, कंपनी का